इस वीडियो में हम लोग न्यूमेटिक और मैकेनिकल स्टोइंग को देखेंगे। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि स्टोइंग 4 टाइप्स का होता है। पहला क्या है, मैनुअल स्टोइंग है, यानी कि हम लोग हैंड से मटेरियल को ले जाके पैक कर दे रहे हैं गोफ एरिया में। दूसरा क्या होता है, हाइड्रोलिक स्टोइंग, जिसको हम लोग जस्ट पढ़े हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल स्टोइंग और न्यूमेटिक स्टोइंग। तो आज हम लोग बेसिकली मैकेनिकल स्टोइंग और न्यूमेटिक स्टोइंग को देखेंगे। तो ये जो मैकेनिकल और न्यूमेटिक स्टोइंग है, ये इंडिया में प्रैक्टिस नहीं किया जाता। ये क्या है, दे आर डेफिनेटली कॉस्टलियर देन हाइड्रोलिक स्टोइंग। तो हाइड्रोलिक स्टोइंग के कंपैरिजन में मैकेनिकल और न्यूमेटिक स्टोइंग ज्यादा कॉस्टली यानी खर्चीला है। पर कुछ कोलियरीज में हमको ये मैकेनिकल या न्यूमेटिक अडॉप्ट करना पड़ेगा और हम लोग हाइड्रोलिक स्टोइंग नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सा माइंस है जहां हम लोग हाइड्रोलिक स्टोइंग नहीं कर सकते? तो ऐसा माइंस जहां पर क्या है, ह्यूमिडिटी इज ए मेजर प्रॉब्लम। ह्यूमिडिटी, HUMIDITY, ह्यूमिडिटी ना। ह्यूमिडिटी क्या है कि कितना वाटर वेपर है एयर में, ठीक है, या कितना मॉइस्चर है एयर में। तो ज्यादा ह्यूमिडिटी हम लोग को माइंस में नहीं चाहिए। और वैसा माइंस जहां पर मान लीजिए फ्लोर या रूफ जो क्ले या मिट्टी का बना हुआ है या सॉफ्ट रॉक का, जो पानी के कारण क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो वैसे प्लेसेस में हम लोग क्या कर सकते, हाइड्रोलिक स्टोइंग नहीं कर सकते। और हैंड पैकिंग क्या है, एकदम छोटे एरिया के लिए मैनुअल माइनिंग में इसको यूज कर सकते हैं। तो वैसे केस में हमको मैकेनिकल या न्यूमेटिक स्टोइंग ही यूज करना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग न्यूमेटिक स्टोइंग। तो न्यूमेटिक वर्ड का अर्थ है एयर, ठीक है। न्यूमेटिक वर्ड का ही अर्थ है एयर। एयर के मदद से, हवा की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोइंग कर रहे हैं। स्टोइंग होता क्या है कि मान लीजिए हमारा लॉन्गल फेस है, फेस इधर आगे बढ़ रहा है, पीछे जो ये गोफ एरिया है, इस गोफ एरिया में मटेरियल को पैक करते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइंग, है ना। क्योंकि नॉर्मली हम लोग सैंड को करते हैं, इसलिए हम लोग सैंड स्टोइंग भी बोलते हैं। तो स्टोइंग मटेरियल क्या क्या हो सकता है, वाशरी रिफ्यूज। वाशरी रिफ्यूज मतलब कोल को जहां हम लोग वॉश करते हैं मतलब कोल में जो इनऑर्गेनिक कंटेंट होता है उसको कम करते हैं। तो जो उसका रिजेक्ट बचता है उसको हम लोग स्टोरिंग मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हैं। बॉयलर एश, पावर प्लांट्स में जो एश, जो राख बनता है, उसको हम लोग स्टोइंग के रूप में यूज कर सकते हैं। ओपन कास्ट माइंस में जो ओबी का वेस्ट है, ठीक है, जैसे स्टोन्स है, रॉक्स है, उसको हम लोग स्टोइंग के लिए यूज कर सकते हैं। स्क्रीनिंग प्लांट से जो वेस्ट निकल रहा है उसको भी हम लोग स्टोइंग के लिए यूज कर सकते हैं। स्क्रीनिंग प्लांट क्या होता है, जैसे ये, ठीक है, तो अलग अलग पार्टिकल्स को सिग्रीगेट या सेपरेट करते हैं स्क्रीनिंग प्लांट में हम लोग, है। और जो माइंस से सेल निकल रहा है उसको भी हम लोग चाहे तो स्टोइंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये न्यूमेटिक स्टोइंग मतलब लोग कंप्रेस्ड एयर, तेज हवा के साथ स्टोइंग मटेरियल को मिक्स करके स्टोइंग साइट पे सेंड करते हैं। इसमें सिर्फ हम लोग बालू को यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एक तो बालू हैवी होता है, दूसरा बालू एब्रेसिव होता है। एब्रेसिव होने के कारण क्या होगा, ये जो स्टोइंग पाइप्स है उसमें वियर एंड टियर जल्दी कर देगा। तो अगर हमको बालू ही यूज करना है तो बालू के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं एक मिक्सचर का, बालू और वासरी डर्ट मतलब जैसे क्ले मटेरियल है, ठीक है, कीचड़ है, उसको सुखा के हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। स्टोइंग में हम लोग बहुत ज्यादा क्ले मटेरियल यूज नहीं करेंगे, नहीं तो उससे क्या होगा, वो पाइप को जाम कर देगा। और बहुत ज्यादा सूखा मटेरियल भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, उससे क्या होगा, ज्यादा सूखा मटेरियल यूज करेंगे तो डस्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा स्टोइंग साइड पे। तो हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल में थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि क्या हो, उसको डैम्प कर देते हैं। डैम्प मतलब हल्का सा पानी, हल्का सा मॉइस्चर ऐड करते हैं। उससे क्या होता है, मटेरियल कम एब्रेसिव भी होता है और जो गोफ में पैकिंग होता है वो भी टाइट होता है। उसके लिए सबसे पहले प्रोसेस क्या फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्रस्ट मटेरियल, ये सब माइंस के अंडरग्राउंड माइंस है सपोज, तो माइंस के सरफेस पे मटेरियल को हम लोग पहले क्रश करते हैं और उसको एक स्क्रीन से पास कराते हैं। स्क्रीन से मत
और मटेरियल का साइज जो क्रशिंग मटेरियल होगा जिसको हम लोग स्टोइंग के लिए यूज करेंगे वो 6.5 mm से 7.5 mm या इससे कम साइज का मटेरियल होगा। क्लियर है? स्क्रीन क्या होता है? इस तरह का जाली होता है ना। इसका अपर्चर क्या बोलते हैं कि एक एक छोटा छोटा ओपनिंग जो जाली में रहता है उसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं। जैसे ये एक क्या है? अपर्चर है, एक होल है, ठीक है। इससे मटेरियल पास हुआ तो इसका साइज कितना रखते हैं हम लोग? 6.5 mm से 7.5 mm तक, यानी कि जो स्टोइंग मटेरियल होगा उसका साइज इससे कम होगा। फिर क्या करते हैं? उस स्क्रीन मटेरियल को हम लोग स्क्रीनिंग कर लिए, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? टब में लोड करते हैं और उसके बाद उस टब्स को हम लोग धीरे धीरे माइंस के नीचे ले जाते हैं, है ना। जब कोल वाइंडिंग स्लैग मतलब हम लोग कोयला जब निकाल नहीं रहे हो उस समय हम लोग ले जाते हैं। हम लोग अपने कोयला निकालने के प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करते, नहीं तो उससे प्रोडक्शन कम होगा। अब जो टब्स में भर के हम लोग मटेरियल ले जा रहे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं कि स्टोरेज रूम अंडरग्राउंड बनाते हैं और वहां इन टब्स में भरे मटेरियल को रखते हैं, ठीक है। और फिर जब हम लोग को स्टोइंग करना रहता है तो फिर हम लोग इन टब्स को ले जाते हैं स्टोइंग प्लांट पर। Underground, the loaded tubs are taken to a tippler which tipples the material on the feeding hopper of the stewing machine. तो अंडरग्राउंड में जो लोडेड टब्स है जिसमें मटेरियल भरा हुआ है उसको हम लोग एक टिपलर तक ले जाते हैं। टिपलर का क्या क्या काम होता है कि वो पूरे माइन टब को पलट देता है, उससे मटेरियल गिर जाता है या टब खाली हो जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ मटेरियल पलटता है? तो एक स्टोइंग मशीन है, ठीक है। स्टोइंग मशीन का ये हॉपर, हॉपर मतलब ये इस शेप का रहता है, ठीक है। बंकर हॉपर ये सब एक ही शेप का रहता है। तो यहाँ से हमारा सपोज मान लीजिए ये मशीन है, अलग कलर में दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा एक क्या है? ये मशीन है ना। तो इसके हॉपर में यहाँ पर मटेरियल को ले जाकर हम लोग टिपलर की मदद से क्या करते हैं? पलट देते हैं। और फिर यहाँ से ये मटेरियल इस मशीन में जाता है, इधर से एयर आके मिक्स होता है और फाइनली ये प्रेशर जनरेट होकर इधर से बाहर निकलता है। उस चीज को हम लोग आगे देखेंगे। फिर है कि जैसे उस मशीन में मटेरियल तो हम लोग डाल दिए, अब ये क्या है? न्यूमेटिक स्टोइंग है, यानी कि हम लोग मटेरियल को एयर की मदद से फेंकेंगे। उसके लिए हमको एयर कहाँ से आएगा वो देखते हैं। The compressed air required for stowing operations are supplied from the surface through pipes. तो माइंस के सरफेस के ऊपर हम लोग बड़ा बड़ा एयर कंप्रेसर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और इन कंप्रेसर्स को पाइप्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं? माइंस के नीचे एक मशीन तक ले जाते हैं। इन पाइप्स का डायमीटर रहता है 200 mm से 300 mm। फिर बहुत छोटा साइज का पाइप हम लोग यूज नहीं करते। आगे है द सरफेस एयर कंप्रेसर इज मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज मतलब एक स्टेज से ज्यादा, जैसे मल्टी स्टेज पंप होता है जहां हम लोग को ज्यादा पानी पंप करना होता है तो हम लोग मल्टी स्टेज पंप यूज करते हैं। घर में हम लोग सिंगल स्टेज पंप यूज करते हैं, ठीक है। मल्टी स्टेज मतलब ज्यादा कैपेसिटी, सिंपल में समझिए तो इसका कैपेसिटी कितना होता है? ये 55 से 85 मीटर क्यूब ऑफ एयर पर मिनट ये प्रोड्यूस कर सकता है। उसका प्रेशर कितना रहता है? जो एयर ये मशीन कंप्रेस करता है उसका प्रेशर रहता है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन मशीन्स का हॉर्स पावर यानी इनका पावर बहुत ज्यादा रहता है, वो रहता है 400 टू 600 हॉर्स पावर। अब जिस पाइप्स के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? कंप्रेस्ड एयर को ले जा रहे हैं तो वो क्या होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है और एक एक पाइप का लेंथ 3 मीटर रहता है, ठीक है। स्टोइंग पाइप है जिसके थ्रू हम लोग कंप्रेस्ड एयर और जो स्टोइंग मटेरियल है उसका मिक्सचर ले जा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइंग पाइप। उसका थिकनेस रहता है 10 mm यानी 10 mm का मोटा उसका दीवार रहता है और एक एक पाइप 3 मीटर का रहता है। अब पाइप्स को हम लोग कैसे जोड़ते हैं? तो फ्लैंज की मदद से जोड़ते हैं, ठीक है। पर जहां पर इस जैसे देखिए पाइप्स हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे थे कि उसमें होता है शाफ्ट रेंज, रोडवे रेंज, ठीक है, अलग अलग रेंज रहता है। तो उस टाइप से अलग अलग हम लोग जॉइंट भी यूज करते हैं। और जहां पर जो लास्ट पॉइंट रहता है जहां से स्टोइंग स्टार्ट होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं? क्विक रिलीज कपलिंग यूज करते हैं। The compressed air ranges in the shaft and galleries are fitted with automatic water drainage devices and pressure gauges at interval. Compressed air range क्या है? वैसे पाइप्स हैं जिनके थ्रू क्या हो रहा है? ये compressed air माइंस के सरफेस से माइंस के नीचे तक जा रहा है।
उसमें ऑटोमेटिक वाटर ड्रेनेज डिवाइस रहता है। क्यों? क्योंकि जब एयर कंप्रेस होता है तो थोड़ा थोड़ा उसमें मॉइस्चर आ जाता है, तो वो मॉइस्चर बाहर निकल जाए, नहीं तो वो स्टोइंग मटेरियल के साथ मिक्स होगा तो वो पाइप को जाम कर सकता है। ठीक है, और प्रेशर गॉज लगा रहता है प्रेशर को मेजर करने के लिए। फिर हम लोग फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो में देखे थे कि जहां हम लोग स्टोइंग करते हैं, तो स्टोइंग सपोज ये हमारा फेस है ना, ये गोफ एरिया है। तो इधर हम लोग स्टोइंग, ये गोफ एरिया हमारा, ठीक है, इस एरिया को हमको स्टोइंग करना है। तो जहां से पे स्टोइंग करना है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक बेम्बू मैटिंग लगाते हैं, यानी कि बांस का बना हुआ पतला सा दरवाजा टाइप प्रॉप्स लगाते हैं पहले, और उसमें इस बेम्बू मैटिंग को ठोक देते हैं, ताकि जो स्टोइंग मटेरियल हो इस गोफ एरिया में जमा हो, ये इस तरफ ना आए। तो इसी बेम्बू मैटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बॉक्सिंग के लिए क्या क्या मटेरियल यूज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कॉम्बेटेड सीट्स, मतलब मोटा मोटा सीट्स यूज कर सकते हैं, हेसियन क्लॉथ यूज कर सकते हैं, वुडन प्लैंक, प्लैंक क्या होता है, तख्ता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉप्स लगा देंगे और उसके सहारे तख्ता को ठोक देंगे, है ना। या फिर मोटा मोटा पेपर यूज कर सकते हैं, उस पेपर को स्ट्रॉन्ग बनाने के अंदर से पतला पतला वायर नेटिंग रहेगा। ठीक है, अब स्टोइंग मशीन, स्टोइंग मशीन क्या है कि वो मशीन जिसमें हम लोग कॉम्प्रेस्ड एयर को भेज रहे हैं और स्टोइंग मटेरियल को भेज रहे हैं, ताकि वो दोनों एक साथ मिक्स हो और हाई वेलोसिटी के साथ डिस्चार्ज हो। स्टोइंग मशीन दो प्रकार का होता है। पहला है चेम्बर मशीन, उसका तीन प्रकार है, टॉर्केट सिंगल चेम्बर, डबल चेम्बर और थ्री चेम्बर। दूसरा टाइप से स्टोइंग मशीन का कंपार्टमेंट और पॉकेट व्हील मशीन्स, इसका भी तीन टाइप है, बीएन, ब्राइडेन और ब्लास्ट स्ट्रोआ। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक स्टोइंग मशीन है, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूमेटिक स्टोइंग में यूज करते हैं, उसका नाम है मरखम ब्लास्टोवर, और उसका वर्किंग को हम लोग देखेंगे। तो एक फिगर में इसका ये है, इमेज है ना, जो स्टोइंग मशीन है उसका क्या नाम है, मरखम ब्लास्टोवर। तो यही हॉपर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टोइंग मटेरियल को सबसे पहले यहाँ ला करके हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, और इधर से एयर इनलेट आता है, ये कपलिंग है, यानी कि इस मशीन को इस हॉपर के साथ जोड़ते हैं, और बीच में क्या रहता है, मिक्सिंग चैम्बर रहता है, इसमें मटेरियल और एयर हाई स्पीड में मिक्स होता है, और इधर से ये क्या होता है, स्टोइंग मटेरियल प्लस एयर मिक्स होकर इधर से बाहर निकलता है, और इधर से पाइप लगा रहता है, और ये पाइप ऐसे जाता है जहां पर हमको क्या करना रहता है, स्टोइंग करना रहता है, उस तक ये पाइप जाता है। तो यही मशीन है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे। इस मशीन में क्या रहता है, एक रोटेटिंग पैडल व्हील रहता है, ठीक है, या उसको हम लोग ड्रम भी बोलते हैं। उसको हम लोग 40 से 50 आरपीएम, आरपीएम यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट में वो जो ड्रम रहता है वो 40 से 50 बार घूमता है। उसको कैसे हम लोग घुमाते हैं उस ड्रम को, उसके लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं, जिसका हॉर्स पावर रहता है 15 से 20 का हॉर्स पावर का। ठीक है, अब उस ड्रम को हम लोग चेम्बर्स में डिवाइड करते हैं, और उस चेम्बर्स में हम लोग क्या फीड करते हैं, तो डेब्रिस, डेब्रिस क्या है, जो स्टोइंग मटेरियल है। ठीक है, और जैसे ड्रम रोटेट करता है, तो ईच चेम्बर इन टर्न रीचेस a position where it forms a continuation of the compressed air inlet on one side and delivery outlet on the other side। तो कुछ नहीं है, इस चेम्बर में, इस ड्रम में अलग अलग चेम्बर्स में क्या हो रहा है, एयर और जो स्टोइंग मटेरियल है वो मिक्स हो रहा है। ठीक है, और फिर जो और फिर वो क्या हो रहा है, जो मिक्स हो रहा है फाइनली वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज एंड के थ्रू निकल जा रहा है, और वो स्टोइंग पाइप्स के थ्रू फेस तक, वो फेस क्या है जहां पर हम लोग स्टोइंग कर रहे हैं, फेस तक पहुंच जा रहा है। अब इस मशीन का कितना कैपेसिटी है, द मशीन हैज ए कैपेसिटी ऑफ 1.5 मीटर क्यूब पर मिनट विथ एन एयर कंजम्पशन ऑफ 70 to 85 मीटर क्यूब पर मिनट। तो ये मशीन 70 से 85 मीटर क्यूब एयर कंज्यूम करता है। ठीक है, और इतना मटेरियल को कंज्यूम करता है। अलोइंग फॉर स्टोरेज, स्टोइंग रेट में एवरेज, तो स्टोइंग कितना होता है, तो हम लोग 42 मीटर क्यूब मटेरियल हर घंटे क्या कर सकते हैं, फेस पे स्टोर कर सकते हैं। यानी कि जैसे ये गोफ है ना, ये गोफ एरिया है हमारा, तो 42 मीटर क्यूब मटेरियल एक घंटे में हम लोग इस फेस तक, फेस पे ले जाके जमा कर सकते हैं। अब क्या, चूंकि पाइप्स है
तो पाइप्स में जगह जगह क्या है, प्रेशर गॉजेस, यानी कि प्रेशर को, एयर प्रेशर कितना है, जो मिक्सचर फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर कितना है, उसको मॉनिटर करने के लिए हम लोग प्रेशर गॉजेस लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? तो जो इनलेट पाइप है जिसके थ्रू एयर आ रहा है वहां लगाते हैं, आउटलेट पाइप है वहां लगाते हैं, ठीक है। और जो मशीन में एयर आता है तो उस एयर के प्रेशर को हम लोग कितना रखते हैं, 1.8 से 2.8 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और डिस्चार्ज एंड ऑफ द स्टोइंग रेंज, यानी स्टोइंग पाइप का जो डिस्चार्ज एंड होता है वहां पर एक डिफ्लेक्टिंग नोजल लगा रहता है, ताकि ऑपरेटर जो है, सपोज ये हमारा फेस है ना, यहाँ हमको इधर गोफ है, इधर स्टोइंग करना है, तो ऑपरेटर क्या करता है, पहले इधर किया, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग नोजल का क्या काम है, फिर ये क्या किया, इसको इधर डाइवर्ट कर दिया, फिर इधर डाइवर्ट कर दिया, ताकि पूरे में अच्छे से स्टोइंग हो पाए। यही काम है डिफ्लेक्टिंग नोजल का। ये देखते हैं, the air velocity in the pipes is about 60 meter per second. The average velocity of discharge of stowing material is about 15 meter per second. जो मटेरियल डिस्चार्ज हो रहा है ग्रूफ एरिया में, वो उसका स्पीड कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। और जो मशीन में एयर जा रहा है वो 60 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। द पैकिंग इन द गोफ इज नियरली 70% एज कॉम्पैक्ट एज द सॉलिड कोल। इसका अर्थ क्या है कि इस गोफ में जब कोल था, ठीक है, तो कोल चूंकि बहुत हाई प्रेशर टेम्परेचर पे बना था, तो वो ज्यादा कॉम्पैक्ट था, और जो हम लोग मटेरियल को यहाँ पर फिल कर रहे हैं वो कोल के कंपैरिजन में 70% ही कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट मतलब क्या होता है कि कम जगह में ज्यादा मटेरियल है ना, जिससे कॉम्पैक्ट मतलब टाइट, एक तरह से बोलिए तो ये जो मटेरियल यहाँ जाता है तो सिर्फ 70% ही कॉम्पैक्ट हो पाता है। तो उस कारण से क्या होता है कि रूफ जो है हमारा ऐसे था, तो रूफ क्या होता है, थोड़ा सा कन्वर्ज करता है इस प्रोसेस को, मतलब रूफ थोड़ा सा झुकता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस बोलते हैं। तो रूफ में 20% कन्वर्जेंस होता है। क्यों? क्योंकि मटेरियल 70% कॉम्पैक्ट है, तो उसमें और थोड़ा जब रूफ का वेट पड़ता है तो मटेरियल थोड़ा दब जाता है, इस कारण से 20% कन्वर्जेंस होता है। अब कितना कॉम्पैक्ट पैकिंग होगा स्टोइंग मटेरियल का, वो डिपेंड करेगा किस टाइप का मटेरियल है, मटेरियल का साइज क्या है, मटेरियल का डेंसिटी क्या है, मटेरियल में मॉइस्चर कंटेंट कितना है, और कितना लंबा पाइप रेंज है, और किस वेलोसिटी के साथ मटेरियल स्टोइंग जहां पर करना है वहां पर डिस्चार्ज हो रहा है। इस मेथड के डिसएडवांटेज क्या है? In this method, the face becomes dusty due to airborne dust of stowing operations and there is much noise by the machines. तो एक तो क्या, न्यूमेटिक स्टोइंग मतलब एयर की मदद से हम लोग मटेरियल को सप्लाई कर रहे हैं, उस कारण क्या हो रहा है कि डस्ट फेस पे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और आवाज आवाज बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पार्क, मतलब चूंकि मटेरियल हाई स्पीड पे डिस्चार्ज हो रहा है तो कुछ कुछ चार्जेस उसमें डेवलप हो सकते हैं। उन चार्जेस के कारण हो सकता है कि आग पकड़ ले, तो उसके लिए हम लोग को प्रॉपर अर्थिंग करना पड़ेगा जहां पर हम लोग स्टोइंग कर रहे हैं। और हम लोग जब कोल कट कर रहे होते हैं या कोल लोड कर रहे होते हैं उस टाइम भी हम लोग न्यूमेटिक स्टोइंग को कर सकते हैं। तो कौन कौन से कंट्री में ये मेथड को अप्लाई किया जाता है, तो वो है जर्मनी, ब्रिटेन, और कुछ कुछ फॉरेन कंट्रीज में। हमारे इंडिया में इस मेथड को हम लोग अप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट है मैकेनिकल स्टोइंग। मैकेनिकल स्टोइंग जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि किसी मशीन की मदद से हम लोग स्टोइंग कर रहे हैं। दिस मेथड्स ऑफ स्टोइंग आर नॉट प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, इसको इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करते। और ये क्या है, हाइड्रोलिक स्टोइंग से महंगा है, पर कुछ कोलियरीज में हमको इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि हम लोग कंप्लीट एक्सट्रैक्शन कर पाए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक हाई स्पीड बेल्ट कन्वेयर की मदद से स्टोइंग मटेरियल को गोफ तक में ले जाते हैं और वो मटेरियल वहां पैक हो जाता है। The stowing material is transported to the thrower belt in the same manner as for pneumatic stowing. तो एक हाई स्पीड कन्वेयर सपोज ये है, ठीक है, ये गोफ एरिया है ना, इसको हमको पैक करना है। हम लोग क्या करते हैं, कन्वेयर को यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, और ये हाई स्पीड कन्वेयर है। अब इस कन्वेयर पे हम लोग मटेरियल कैसे लाएंगे, तो जैसे हम लोग पुराने मेथड में देखे थे कि हम लोग फेस से क्या करते हैं, मटेरियल को टब्स में भर के अंडरग्राउंड लाते हैं, फिर एक टिपलर की मदद से मटेरियल को टिप करते हैं। तो वैसा सेम मेथड से हम किसी भी तरह से यहाँ तक हमको मटेरियल लाना है।
द मटेरियल हैज टू बी डिफ्लेक्टेड ऑन द थ्रोवर बेल्ट। थ्रोवर बेल्ट क्या है? जो हाई स्पीड बेल्ट कन्वेयर है जो मटेरियल को फेस पे थ्रो कर रहा है, जहां पर हमको स्टोइंग करना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोवर बेल्ट। तो उसके लिए हम लोग डिफ्लेक्शन प्लेट्स यूज करते हैं। उस प्लेट्स को हम लोग स्क्रैपर ब्लॉक्स बोलते हैं, जो मटेरियल को एक हॉपर में ड्रॉप करता है एवं द हाई स्पीड। देखिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? एक बिन, बंकर, हॉपर, साइलो, एक ही चीज है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? मटेरियल को ला ला के स्टोर करते हैं, है ना। सपोज एक बेल्ट कन्वेयर है जो यहाँ मटेरियल को क्या किया? ला के स्टोर कर दिया। ये नॉर्मल बेल्ट कन्वेयर है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे हम लोग एक हाई स्पीड बेल्ट कन्वेयर लगा के रखे हुए हैं, इसको हम लोग थ्रोवर कन्वेयर भी बोलते हैं। ये थ्रोवर कन्वेयर क्या कर रहा है? गोफ में मटेरियल को, इस चूंकि स्पीड से है तो मटेरियल यहाँ फेंका जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? बंकर है या हॉपर है, जहां पर हम मटेरियल को स्टोर करें। इसके जस्ट नीचे हम क्या लगाए? ये थ्रोवर कन्वेयर या हाई स्पीड बेल्ट कन्वेयर, यही इसका फंक्शनिंग है, ठीक है। अब थ्रोवर बेल्ट को हम लोग एक कैरियज में माउंट करते हैं और इस बेल्ट का विड्थ कितना यानी चौड़ाई 660 mm यानी 66 सेंटीमीटर रखते हैं। अब इसका स्पीड कितना रहता है? जैसे ये देखिए, ये बेल्ट कन्वेयर है, तो एक ड्राइविंग ड्रम इधर है, एक रिटर्न ड्रम है ना। तो ड्राइविंग ड्रम कितना स्पीड से घूमता है? तो 1000 आरपीएम की स्पीड से घूमता है। और ये बेल्ट को कितना स्पीड देता है? वो है 600 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में बेल्ट 600 मीटर कवर कर लेता है। ये काफी हाई स्पीड है बेल्ट कन्वेयर के लिए। अब जो ड्राइविंग मोटर हम लोग यूज कर रहे हैं उसका पावर रहता है 25 से 40 एचपी का, और ये 1 घंटे में 50 से 60 टन मटेरियल को गोफ एरिया में पैक कर सकता है। अब क्या है कि और बेटर रिजल्ट हो सकता है अगर हम लोग क्या करें, इस जो जो हाई स्पीड बेल्ट कन्वेयर पे है इससे मटेरियल भी थोड़ा और स्पीड से आए। और क्या है कि इस मेथड में बॉक्सिंग यूज करना है कि नहीं? तो बिल्कुल करना है। हर स्टोइंग मेथड में हमको क्या करना है? बॉक्सिंग यूज करना है। बॉक्सिंग क्या है? एक तरह से हम लोग लकड़ी का एक दीवार सपोज बना रहे हैं, पतला सा दीवार रहता है ताकि मटेरियल उसके पीछे जमा हो सके, है ना। वही बॉक्सिंग है, उसको हम लोग वायर नेटिंग बोलते हैं, बैम्बू मैटिंग बोलते हैं, उसके जगह मोटा मोटा क्लॉथ जिसको एशियन क्लॉथ बोलते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। अब जितना भी स्टोरिंग का मेथड है ये सबसे चीपेस्ट है, ठीक है। ऑपरेशन वाइज ये सबसे चीपेस्ट है और इसमें सबसे कम आदमी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। एनर्जी कॉस्ट भी न्यूमेटिक स्टोइंग से ये कम, इसमें एनर्जी खर्चा होता है, बिजली कम लगता है, ठीक है। तो कितना एनर्जी लगता है? 0.3 से 0.4 किलोवाट आवर पर मीटर क्यूब मटेरियल, यानी 1 मीटर क्यूब मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में इतना ही एनर्जी लगता है। पर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे न्यूमेटिक स्टोइंग में क्या होता है कि पाइप रेंजेस है तो हम लोग उसको तुरंत आराम से एक्सटेंड कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, पर इसमें उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाता है। इस मेथड को यूज अगर हम लोग करेंगे तो अगर हम लोग प्रॉप फ्री यानी कि कोई फेस बना रहे हैं जिसमें हमको प्रॉप्स नहीं लगाना है तो ये संभव नहीं है। अब इस मेथड को इंस्टॉल करने में काफी खर्च होता है और रूफ कंट्रोल का भी प्रॉब्लम जाता है, तो पहले हमको उसको भी देखना पड़ेगा कि इकोनॉमी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। और इस मेथड को हम लोग फ्लैट सीम में लगा सकते हैं, थिन मतलब पतला, और फ्लैट सीम मतलब ऐसा सीम जिसका इंक्लिनेशन काफी कम हो। और सीम का थिकनेस जो है इसको यूज करने के लिए वो मैक्सिमम थिकनेस है 1.3 से 2.3 मीटर थिक सीम में। इससे ज्यादा थिक सीम में भी नहीं लगा सकते और इससे थिन सीम में भी इस मेथड को हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। रूफ कन्वर्जेंस इसमें ज्यादा होता है। रूफ कन्वर्जेंस क्या है? ये रूफ है, अब ये जो रूफ झुकता है क्योंकि मटेरियल थोड़ा सा दबता है, तो इसमें क्या है, न्यूमेटिक स्टोइंग के कंपैरिजन में रूफ कन्वर्जेंस ज्यादा है, हो सकता है सरफेस पे सब्सिडेंस का खतरा बढ़े है, उस वजह से भी इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। और इस मेथड में क्या है, कोल गेटिंग यानी कोल एक्सट्रैक्शन और गोफ एरिया का स्टोइंग दोनों साथ साथ नहीं चल सकता, पर न्यूमेटिक स्टोइंग में ये चल सकता था, ठीक है। न्यूमेटिक स्टोइंग में कोल एक्सट्रैक्शन, कोल लोडिंग और स्टोइंग तीनों प्रोसेस एक साथ चल सकता था, पर इस वाले में मैकेनिकल स्टोइंग में चाहे तो कोल प्रोडक्शन चलेगा या फिर स्टोइंग चलेगा, दोनों प्रोसेस साथ साथ नहीं चल सकता। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ ए कन्वेयर इन टेल गेट।
अब हमको एक एडिशनल, मान लीजिए हम लोग लॉन्ग वॉल फेस को स्टोर कर रहे हैं, तो टेल गेट में हमको एक एडिशनल कन्वेयर लगाना पड़ेगा जो मटेरियल को उस हॉपर में फीड करे, जहां से हम लोग हाई स्पीड कन्वेयर स्टार्ट करें। तो इसमें अननेसेसरी हमको ज्यादा कन्वेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और फेस पे क्या है कि चूंकि कन्वेयर के थ्रू मटेरियल जा रहा है तो बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है, और हवा में डस्ट, अब बहुत तेजी से कन्वेयर चल रहा है तो हवा में बहुत ज्यादा डस्ट आएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पार्क का भी इसमें खतरा है। ये मेथड जर्मनी में पॉपुलर है, पर ब्रिटेन में इसको बहुत कम यूज किया जाता है, इंडिया में तो यूज ही नहीं किया जाता। और अदर मेथड के कंपैरिजन में इसको इंस्टॉल करने में इनिशियली जो है वो कैपिटल कॉस्ट ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको कंप्रेसर्स लगाना है, पाइपलाइंस लगाना है, कन्वेयर्स लगाना है, तो इन सब की वजह से क्या होगा कि इनिशियल कॉस्ट इंस्टॉलेशन का बहुत ज्यादा होगा। थैंक यू।